हाँ जी, नमस्कार। क्या पढ़ रहे थे हम? अधिगम। अच्छा, अधिगम में क्या क्या पढ़ लिया? अधिगम की परिभाषाएं पढ़ ली, उसके बाद अधिगम के कुछ महत्वपूर्ण 9 सिद्धांत पढ़ लिए। अभी तक जो पढ़ा है वो सारा के सारा रिवीजन किया है किसी ने घर पे जाके? अच्छा, तो याद है ना? कोई दिक्कत तो नहीं आई? अगर कोई समस्या आई हो तो पूछ लो, क्योंकि आज अधिगम समाप्त हो जाएगा, उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है? हाँ, ऑनलाइन वालों को अगर कोई समस्या आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, चलो आगे स्टार्ट करते हैं। अधिगम के बारे में कुछ थोड़ा बहुत और महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनको जान लेते हैं अब। ठीक है, इसी क्रम में अब आगे क्या पढ़ेंगे हम? अधिगम वक्र। अधिगम वक्र। अधिगम वक्र बोले तो लर्निंग कर्व। वक्र जानते हो आप? वक्र नहीं जानते? ये क्या है? वक्र, कर्व। अधिगम कैसे कैसे होता है उसके बारे में जो लाइनिंग के द्वारा ड्रॉ करते हैं ना हम, ग्राफ के द्वारा, इसी को बोलते हैं अधिगम वक्र। ठीक है, अधिगम वक्र है। इसका जो जनक है वो कौन है? हर्मन एबिंगहास, 1885 में। हर्मन एबिंगहास ने 1885 में अधिगम वक्र के बारे में बताया था सर्वप्रथम। तो ये कौन हो गए? जनक। ठीक है, अधिगम वक्र सीखने की प्रक्रिया में उन्नति अथवा अवनति को दर्शाने वाली रैखिक रेखाएं हैं। जो अधिगम प्रक्रिया हो रही है, जो अधिगम चल रहा है, लर्निंग प्रोसेस है, उसमें जो उन्नति हो रही है या अवनति हो रही है, उन्नति अवनति आप समझते हो? उन्नति होती है बढ़ना, जो अधिगम प्रक्रिया है उसका बढ़ना, और अवनति घटना। ठीक है, पर्यायवाची हिंदी में आ सकते हैं। उसके बाद अधिगम वक्र 4 प्रकार के बनते हैं। जो ये अधिगम वक्र हैं इनको बताया, ये टोटल कितने प्रकार के बनते हैं? 4 प्रकार के। बिल्कुल सही। 4 प्रकार के कौन कौन से? पहला है सरल रेखीय वक्र, लीनियर कर्व। इंग्लिश में नाम अवश्य याद रखना, लीनियर कर्व। जब सीखने की गति आरंभ से अंत तक समान रहती है तो सरल रेखीय वक्र बनता है। इनका क्या कहना है? इसका क्या कहना है? जो पहले वाला है, पहले वाला वक्र है, ये कहना चाहता है कि जो अधिगम की जो गति है वो समान रहती है, समान रूप से, सतत रूप से बढ़ती रहती है। कैसे? ये क्या है? परफॉर्मेंस। ये है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस। ये क्या है? समय। ये जो पहले वाला सरल रेखीय कर्व है, इसका ये कहना चाहता है कि जो अधिगम है वो सरल रेखा में बढ़ता जाता है। परफॉर्मेंस है जो वो बढ़ता जाता है समय के साथ साथ। ये क्या है? ये है आदर्श स्थिति। स्थिति, आदर्श स्थिति कैसे? आदर्श स्थिति उसे कहते हैं जो यथार्थ में नहीं होती है, जो यथार्थ में नहीं होती है। मतलब ये है कि आपने कुछ सीखा, आप कुछ सीख रहे हो, तो आप लगातार सीखते जा रहे हो, कभी उसमें कोई गिरावट नहीं आ रही, गति में कोई कमी नहीं आ रही। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अधिगम में कभी कभी आप कोई मोटिवेशन आया आपके अंदर तो आपका अधिगम लेवल होगा ज़्यादा। आपकी कोई परीक्षा आई नज़दीक तो आपकी अधिगम की गति है वो ज़्यादा रहेगी। 2 गुनी स्पीड पे आप क्लासें लेते हो और समझ में सारा के सारा आता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि 1 गुनी स्पीड में भी समझ में नहीं आता है, होता है ना? याद नहीं होता है, कभी कभी बहुत स्पीड से याद होता है। तो ये है सरल रेखा वाली क्या बता रही है कि ऐसा कभी नहीं होता, हमेशा एक रफ्तार से याद होता जाता है। ठीक है, उसके बाद है सकारात्मक वक्र। सरल रेखीय आपको याद रहेगा ना। उसके बाद है सकारात्मक वक्र,
धनात्मक वक्र या नतोदर वक्र या अवतल वक्र या कॉन्केव कर्व या पॉजिटिव कर्व। ये इतने नाम है, या तो इतने नाम याद कर लेना या कॉन्केव कर्व या पॉजिटिव कर्व याद कर लेना, दो नाम मात्र। इसका मतलब क्या है? कॉन्केव का मतलब होता है अवतल। आपने साइंस में उत्तल और अवतल लेंस या दर्पण पढ़े हैं। अवतल कैसा होता है? अंदर धसा हुआ, ऐसा ही होता है ना। और उत्तल कैसा होता है? उभरा हुआ। ठीक है, तो ये जो कर्व है ये धसा हुआ बनेगा अंदर की तरफ, ऐसे तो हो गए अवतल। और नतोदर धनात्मक या सकारात्मक कैसे होगा? ये कर्व बना, ये कर्व यहां पे स्पीड कैसी है? स्लो है भाई, टाइम के साथ साथ स्लो है। यहाँ जो परफॉर्मेंस लेवल है वो कैसा चल रहा है? स्लो चल रहा है। स्लो चलते 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 एकदम से फिर वो बढ़ने लगता है। तो इसमें यहाँ क्या है? नत। यहाँ क्या है? उदर। नत मीन्स कम, उदर मीन्स ज्यादा। तो यहाँ कम है, यहाँ ज्यादा है, तो नत उदर, नतोदर। याद रहेगा ना? ये याद रखना है क्योंकि दूसरा इसका उल्टा है। ठीक है, इसमें क्या होता है? जब सीखने की गति आरंभ में धीमी, जो सीखने की गति है वो स्टार्टिंग में कम है ना यहाँ, किंतु समय के साथ साथ तीव्र होती है। समय के साथ साथ बढ़ रही है ना यहाँ, तो समय के साथ साथ बढ़ेगी तो कैसा बनेगा? नतोदर वक्र। इसी को कहते हैं पॉजिटिव एक्सीलरेशन, ये सकारात्मक त्वरण। एक्सीलरेशन का मतलब समझते हो? बाइक की जो स्पीड होती है उसको बढ़ाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एक्सीलेटर होता है ना, एक्सीलेटर को खींचते हैं तभी तो स्पीड बढ़ती है। ठीक है, तो स्पीड बढ़ाने का जो होता है उसको क्या बोलते हैं? त्वरण या एक्सीलरेशन, स्पीड बढ़ने को। ठीक है, उसके बाद अगला 4 प्रकार के थे ना, तीसरा वाला, तीसरा क्या है? नकारात्मक वक्र या ऋणात्मक या उन्नतोदर, उन्नत प्लस उदर, उन्नतोदर वक्र। ठीक है, उसके बाद कॉन्वेक्स कर्व। कॉन्वेक्स मीन्स क्या होता है? उत्तल, उत्तल। ये क्या हो गया? उत्तल वक्र। ठीक है, जब सीखने की गति आरंभ में तीव्र किंतु बाद में कैसी हो जाती है? धीमी, तो ये कैसा एक्सीलरेशन हुआ? नेगेटिव हुआ, तो नेगेटिव एक्सीलरेटेड कर्व, नकारात्मक त्वरण कर्व। बिल्कुल सही। परफॉर्मेंस है, टाइम है, सेम बात है। यहाँ परफॉर्मेंस का लेवल है, यहाँ टाइम का लेवल है। अब यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ बहुत तेज है, प्रारंभ से तेज होती जा रही है, समय के साथ साथ नहीं बढ़ रही ना। समय कम है लेकिन स्पीड ज्यादा बढ़ती जा रही है। लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ेगी समय के साथ साथ क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। ये कम हो रही है ना, समय के साथ साथ कम हो रही है। स्टार्टिंग में क्या थी? ज्यादा। तो इसमें ये जो लेंस है ये कैसा बना? उभरा हुआ। उभरे हुए को क्या बोलते हैं? उत्तल। बिल्कुल सही। तो ये उत्तल वक्र बना या नहीं बना? बना। कॉन्वेक्स कर्व। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत यहां तक? ये है अधिगम। अधिगम के वक्र। अधिगम के वक्र क्या होते हैं? सीखने के जो पैराग्राफ, एक जो सीखना है उसको हम किसी एक मानक इकाइयां लेकर उसको हम अगर लाइनिंग से दर्शाएं, रेखीय रूप में प्रदर्शित करें, तो जो बनते हैं उनको क्या बोलते हैं? वक्र। ठीक है, कौन से वक्र हैं? अधिगम के। कि अधिगम कितने समय के साथ साथ कितनी स्पीड से होता है। ठीक है, ये आ गया तीसरा वाला समझ में? कोई दिक्कत? नेगेटिव क्यों है इसका नाम? क्योंकि प्रारंभ में क्या थी? तेज, बाद में क्या हुई? कम, मंदी, धीमी। ठीक है, और इसका जो ये है उन्नत उदर नाम कैसे है? यहां कैसी है? उन्नत। उन्नत तेज से बोलते हैं ना, उन्नत। उन्नत है, बाद में क्या हो रही है? उदर। उस टाइम मैंने, इससे पहले में मैंने उदर बताया था, स्पीड तेज बताया था ना,
तो ऐसा कुछ नहीं है, उदर को उसको आप गलत तरीके से बता दिया है मैंने। तो उदर का मतलब आप कुछ भी मत लगाना, उन्नत का और नत का लगाना। नत है तो कम है और उन्नत है तो ज्यादा है। तो शुरू में जब नत है तो कैसा बनेगा, नतोदर। उदर का मतलब उदर के आकार का है, ये उदर समझते हो ना आप, हाँ। तो उदर पेट जो साइंस में होता है, तो उदर के आकार का बन रहा है, इसलिए उदर शब्द आ रहा है, ठीक है। ये कैसा हो गया, उन्नत स्टार्टिंग में, बाद में कैसा हो रहा है, स्लो। तो स्टार्टिंग का नाम क्या है इसमें, उन्नत। स्टार्टिंग में क्या है, स्पीड, ठीक है। उसके बाद चौथा, मिश्रित आकारीय या सीढ़ीदार वक्र, या इसका एक नाम और लिख सकते हैं, एस टाइप। एस टाइप, ठीक है। एस टाइप कैसे, ये एस टाइप का सा बन रहा है ना, इसीलिए इसको एस टाइप नाम दिया गया है। इसमें क्या होगा, मिश्रित है, घटेगी भी, बढ़ेगी भी, रुकेगी भी, कुछ भी हो सकता है ना। तो इसमें क्या होता है, प्रारंभ में कैसी है, तेज है। यहां क्या है, यहां तो स्टार्टिंग है, ठीक है। इसके बाद तेज हुई, उसके बाद धीमी, उसके बाद ठहर गई, यहां पे आके क्या हो गया, ठहर गई। ये कौन सी सिचुएशन है, इस हिसाब से चल रही है यहाँ। इसको एक तरीके से और बना देता हूं मैं, पहले इसको समझ लो, फिर दोबारा इसको एक तरीके से और बनाऊंगा, है ना। यहां ठहर गई, उसके बाद एक्सीलरेशन हुआ, यहां जाके क्या हुआ, रुक गई, ठीक है। यहां तक ये समझ में आया। अब ये कैसे कैसे हुआ ये देखो, प्रारंभ यहां से स्टार्ट हुई, थोड़ी तेज थी, उसके बाद ऐसे हुई, घटी बढ़ी, उसके बाद थोड़ा सा एक्सीलरेशन लेके क्या हुआ, ठहर गई, यहां पे ठहर गई, ऐसे रुकी, उसके बाद फिर एक्सीलरेशन हुआ, उसके बाद रुक गई। जहां जीवन समाप्त होता है, जीवन कैसे समाप्त होता है, मृत्यु वाला जीवन समाप्त नहीं हो रहा यहाँ पे, यहाँ हो रहा है जो सीखने की क्षमताएं हैं वो समाप्त हो जाती है ना एक उम्र पे जाके, ठीक है। तो जहां सीखने की क्षमताएं कमजोर पड़ जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, वो है लास्ट वाला। और जो ये है चौथे, यहां तो स्टार्टिंग थी, यहाँ एक्सेलरेशन था, फिर ये ऐसे चल रही थी, उसके बाद जो ये चौथे नंबर का है जहां पे रुकी थी, ठहरी थी, उसका नाम है पठार। अधिगम पठार आपने सुना है, अधिगम पठार यही है जहां पे वो रुक रही है, उसको क्या बोल रहे हैं हम, अधिगम पठार। इसके ये टोटल जो ये है चौथे वाली, इसके टोटल 5 चरण हैं, 5 नहीं 6 चरण हैं। पहला यहां पे क्या कर रही है, वो रुकी हुई है, ये है लैग फेज, ठीक है, लैग फेज, प्रतिस्थिति चरण, यहां से वो स्थिति ले रही है। उसके बाद इसमें क्या आया, एक्सीलरेशन आया, ये है कौन सा, आरंभिक एक्सीलरेशन या आरंभिक स्फुरण। उसके बाद मिडिल स्फुरण, यहां पे ये मध्य हो रही है ना, मध्य और एक्सीलरेट भी हो रही है, कभी मध्य हो रही है, ऐसे ही हो रही है ना। ये है मिडिल स्प्रिट या मध्य त्वरण। उसके बाद चौथे नंबर की अवस्था में पहुंचती है, ये क्या है, पठार की अवस्था। यहां क्या बन गया इसका, पठार। उसके बाद ये अंतिम एक्सीलरेशन हुआ, 5 नंबर पे क्या हुआ, अंतिम एक्सीलरेशन। उसके बाद यहां जाके क्या हुआ, अंतिम एक्सीलरेशन हो गया, यहां जाके क्या हुआ, शारीरिक क्षमताओं में कमी। तो ये क्या हो गया, शारीरिक सीमा या फिजिकल लिमिट, ठीक है। जो मैंने बोला है उसको नोट कर लेना, ऑनलाइन जाके वीडियो देखना, मेरे को फायदा होगा, और वहां जाके इन बातों को नोट कर लेना, ठीक है, आपका भी होगा। उसके बाद अधिगम का अंतरण, ये समझते हैं। अधिगम का अंतरण क्या है, कोई सीखी गई चीज, कोई सीखी गई विषय, कोई सीखी गई भाषा का किसी दूसरी सीखी गई चीज, विषय या भाषा पे क्या प्रभाव पड़ता है, उसे सीखने में हेल्प करती है या हेल्प नहीं करती है, उसके बारे में है ये, ठीक है। इसमें क्या है,
पहला वाला है पॉजिटिव अंतरण। अंतरण को क्या बोलते हैं? ट्रांसफर बोल सकते हैं। पॉजिटिव ट्रांसफर, सकारात्मक अंतरण। और यहां लिख लो नकारात्मक अंतरण। यहां नेगेटिव हो रहा है ना, और यहां है शून्य अंतरण। जीरो को शून्य बोलते हैं क्या? नहीं, शून्य अंतरण। अब ये कैसे कैसे है? सकारात्मक अंतरण क्या है, नकारात्मक अंतरण क्या है, और शून्य अंतरण क्या है, अब ये जान लेते हैं। ठीक है, ये ऐसे ऐसे है जब पूर्व अनुभव, जो पहले हमने कोई चीज सीखी है, जब पूर्व अनुभव वर्तमान अधिगम में सहयोग प्रदान करते हैं। पहला वाला क्या है? पूर्व अनुभव वर्तमान अधिगम में सहयोग देते हैं, तो वो क्या हो गया? सकारात्मक अंतरण। सकारात्मक अंतरण कैसे कैसे हुआ ये? अरे भाई, जैसे आपने साइकिल चलाना सीखा, आपने क्या सीखा? साइकिल चलाना। ठीक है, अब उसके बाद आपने सीखा बाइक चलाना या स्कूटर चलाना। अब आप एक बात बताओ, आप साइकिल चलाना सीखे, उसमें पैडल दे रहे थे और हैंडल को साध रहे थे, ठीक है, बैलेंसिंग भी सीखी ना आपने। तो आप बाइक चलाओगे तो बैलेंसिंग तो आपने पहले ही सीख रखी है ना, तो साइकिल की जो बैलेंसिंग है वो यहाँ पॉजिटिव काम आई ना, सहायक बनी ना, इसमें सहायता की ना बाइक चलाने में। तो ये कैसा अंतरण का उदाहरण है? सकारात्मक अंतरण। उसके बाद आता है नेगेटिव ट्रांसफर, नकारात्मक अंतरण। नकारात्मक अंतरण का उदाहरण कैसे दे सकते हैं हम? जैसे आपने हिंदी सीखी, हिंदी एक भाषा है, विषय भाषा है, हिंदी भाषा सीखी, उसके बाद आप सीखते हो उर्दू। उर्दू ऐसे लिखेगा ना, सही है। हिंदी सीखी, उसके बाद आप क्या सीख रहे हो? उर्दू। अब क्या होगा? हिंदी में लाइन कहां से स्टार्ट होती है? यहां से, और वहां तक जाती है। यहां से स्टार्ट होती है दूसरी, यहां तक जाती है, यहां से स्टार्ट होती है, यहां तक जाती है। लेकिन उर्दू में क्या होता है? यहां से स्टार्ट होती है, यहां जाती है, यहां से स्टार्ट होती है, यहां जाती है, यहां से स्टार्ट होती है, यहां जाती है। ऐसे चलती है ना उर्दू। उर्दू ऐसे चल रही है, हिंदी ऐसे चल रही है। तो आप जैसे हिंदी सीखी हुई है, अब आप उर्दू में कुछ लिख रहे हो, तो आप यहां से स्टार्ट करने की कर सकते हो ना कभी कभी गलती से। तो अगर आप यहां से स्टार्ट करोगे तो सीखने में उसमें बाधा आई या नहीं आई? सीखने में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो ना आप उसको। चलो छोड़ो इसको भी। आपने सीखा बाइक चलाना। कैसी बाइक चलाना? पहले जो बाइक्स आती थी वो कैसी आती थी? उनमें जो गियर होते थे, बाइक में जो पैरों में गियर होते हैं, ये आपको बताइए ना। तो उनमें जो गियर होते थे वो होते थे राइट हैंड साइड, राइट साइड में गियर होते थे पहले जो बाइकें आती थी। आपने जैसे आपके कोई बुजुर्ग उन बाइकों को चलाना जानता था और वो उन्हें चला रहा था, तभी एकदम से क्या हुआ? जो गियर थे उनकी साइड चेंज कर दी गई और ब्रेक की साइड उधर कर दी गई, आपस में बदल दी वो साइड। अब वो बाइक आई मार्केट में। अगर उस बाइक को चलाएंगे तो कभी कभी गियर लगाने की जगह ब्रेक लगाने की संभावना रहती है ना। चलो इसको भी छोड़ो, आप हीरो कंपनी की कोई बाइक चलाते हो, ठीक है, और उसमें गियर कैसे होते हैं? आगे की तरफ तो निकलते हैं, न्यूट्रल होती है, और पीछे की तरफ गियर लगता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऐसे है ना। अगर आप टीवीएस कंपनी की कोई बाइक चलाओगे उसमें उल्टा है, उसमें पीछे की तरफ तो गियर निकलते हैं, आगे की तरफ गियर लगते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा ऐसे। तो अगर आप स्प्लेंडर चलाते हो, अभी आपको डिस्कवर दी जाए तो आपको समस्या आएगी या नहीं आएगी जी? तो वो कौन सा ट्रांसफर है? नकारात्मक अंतरण। ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद जीरो ट्रांसफर, शून्य अंतरण। ये क्या है? आपने सब्जी बनाना सीखा, स्पेशल फॉर गर्ल्स, महिलाओं के लिए। आपने सब्जी बनाना सीखा, आपने सीख लिया, आप सब्जी बनाना बहुत अच्छा सीख गई। अभी आप हिंदी पढ़ना सीख रही हो, हिंदी लिखना सीख रही हो, तो क्या उससे कोई प्रभाव पड़ेगा? भाई अगर आप सब्जी बनाना जानती हो
और आप हिंदी सीख रही हो उसके बाद, तो क्या सब्जी बनाना हिंदी सीखने में बाधा उत्पन्न करेगा? नहीं करेगा ना। अच्छा, बाधा नहीं करेगा, सहयोग करेगा क्या? नहीं करेगा। तो ये क्या है? अधिगम का कोई अंतरण नहीं हो रहा। ये कैसा है? शून्य अंतरण। समझ में आ गया? कोई टेंशन, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई दर्द? चल ठीक है, यहां हो गया। उसके बाद अधिगम अंतरण के विशिष्ट प्रकार, ये तो है अधिगम अंतरण के साधारण या सामान्य प्रकार। ये कैसे प्रकार है? सामान्य तरीके से तीन प्रकार का है। उसके बाद देखते हैं अधिगम के जो विशिष्ट प्रकार हैं ये कैसे कैसे हैं। पहला है द्विपार्श्विक अंतरण। क्या नाम है पहले वाले का? द्विपार्श्विक अंतरण। द्विपार्श्विक अंतरण में क्या हो रहा है? शरीर के एक पक्ष द्वारा सीखा गया कौशल दूसरे पक्ष में हस्तांतरित होना। अभी इसको समझते हैं कैसे। पहले नाम याद रखना है, द्विपार्श्विक अंतरण। इसको कैसे कैसे समझते हैं हम? इसको ऐसे ऐसे समझते हैं, आप राइट हैंड से, मैं राइट हैंड से लिखता हूं, आप राइट हैंड से लिखते हो या लेफ्ट से, किसी से भी एक हैंड से ही तो लिखते हो ना, दोनों से कोई नहीं लिखता ना। कोई लिखता होगा लेकिन अपवाद स्वरूप, लेकिन सब नहीं लिखते। ठीक है, आप राइट हैंड से लिख रहे हो। अभी क्या होता है, आपके राइट हैंड में कोई सपोज करनी है यार, टेंशन नहीं लेनी, कुछ नहीं होगा आपके हैंड में। आपका हाथ है जो जैसा है वैसा ही रहेगा, किसी के कहने से कुछ भी नहीं होता। जो होता है वो स्वतः ही होता है। ठीक है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप राइट हैंड से लिख रहे हो, आपके राइट हैंड में कोई प्रॉब्लम आ जाए, चलो आपके में नहीं मेरे में आ जाए, अब सही है, मेरे राइट हैंड में कोई प्रॉब्लम आ जाए और ये कटवाना पड़ जाए यहाँ से, सपोज दैट ये यहाँ से कटवाना पड़ गया। अब मैं यहाँ से इसी हाथ से लिखता था, इसी हाथ से लिखना जानता था, अभी मैं कैसे लिखूंगा? तो मैं इस हाथ से लिखना सीखूंगा ना। तो जब मैं इस हाथ से लिखना सीखूंगा तो इस हाथ से जो मैंने सीखा था वो उसमें पॉजिटिव इफेक्ट दिखाएगा। इस मतलब जो इधर से सीखा था वो इस इधर साइड अपना जो नॉलेज है उसको इधर साइड शिफ्ट कर लेगा। इस हाथ से मैं सही लिख दूंगा, धीरे धीरे लिखने लग जाऊंगा। ठीक है, ये कैसा अंतरण हो गया? द्विपार्श्विक। शरीर के एक पक्ष द्वारा सीखा गया कौशल दूसरे पक्ष में हस्तांतरित होना। इस हाथ से सीखा था, वो इसमें हस्तांतरित हो गया ना। ठीक है, उसके बाद पार्श्विक अंतरण, जब एक स्तर का ज्ञान उसी के समान दूसरे स्तर में उपयोगी हो। ठीक है, ये कैसे? एक स्तर का ज्ञान उसी के समान दूसरे स्तर में उपयोगी हो। ये कैसे कैसे? आपने विद्यालय में जोड़, बाकी, जोड़ और घटाव, गुणा और भाग, ये चार चीजें सीखी। ठीक है, आपने सीख ली, आपने ये चार चीजें विद्यालय में सीख ली। अभी आप इन चारों चीजों को जानते हो। ठीक है, आपको घर वाले भेजते हैं किसी शॉप पे, किसी दुकान पे, वो बोलते हैं कोई रिश्तेदार आया हुआ है, आप 1 किलो चीनी लेके आ जाओ, 100 का नोट देते हैं। आप 100 का नोट दुकानदार को दिया, चीनी 40 रुपए की आई 1 किलो, और दुकानदार ने आपको 50 रुपए दिए और चीनी दी और आपसे बोला जाओ। आप चले जाओगे क्या? नहीं जाओगे। आप क्या बोलोगे? 10 रुपए और दो। तो आप कैसे सीख गए? आपने जो विद्यालय में सीखा उसका उपयोग आपने कहाँ किया? उसी के समान किसी दूसरे स्तर पे, दूसरी जगह पे उपयोग किया ना, उसी स्तर पे किया ना। ठीक है, तो ये कैसा अंतरण है? पार्श्विक अंतरण। नाम याद रखना, फिर से कह रहा हूं, पार्श्विक अंतरण। उसके बाद लंबवत अंतरण। लंब कैसे बनता है? किसी रेखा पे लंब ऐसे ही बनता है ना, तो ये कैसा अंतरण है? लंबवत। लंबवत कैसे होता है? निम्न स्तर के ज्ञान का उपयोग करके उच्च स्तर पर, निम्न स्तर के ज्ञान का उपयोग उच्च स्तर पे करना। ये कैसे कैसे करोगे? आपने जोड़, बाकी, गुणा, भाग ये सीख लिए। ठीक है, सीख लिए। उसके बाद इन्हीं चीजों का आप गणित में ब्याज सीखना चाहते हैं, तो अगर आप ब्याज सीखोगे तो उससे पहले ये चीज आनी जरूरी थी ना, निम्न स्तर ये थी, ये आप पे आ गई, तभी तो आप ब्याज सीख सकते हो, क्योंकि ब्याज में गुणा भी होगा, भाग भी होगा, जोड़ भी होगा, घटाव भी होगा, सब होगा ना उसमें। तो निम्न स्तर की चीजें सीखी,
और वो उच्च स्तर में उपयोगी हो गई। ये कौन सा अंतरण है? लंबवत अंतरण। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत? उसके बाद रॉबर्ट गेने साहब ने अधिगम सोपान की दी थी। इसका जो प्रश्न है वो सीधा सीधा एक ही आता है ज्यादातर। अगर आपका किस्मत ज्यादा खराब है तो दुर्भाग्यवश और कुछ पूछ सकते हैं, लेकिन अब तक आया जो एक ही क्वेश्चन आया है, अधिगम सोपान की में अधिगम के कितने प्रकार या कितने स्तर बताए हैं। तो कितने स्तर बताए हैं आपको ये याद रखना जरूरी है, 8 स्तर बताए हैं। सबसे जरूरी तो है ये, लेकिन फॉर योर नॉलेज इंप्रूविंग आप ये समझ लो कौन कौन से हैं ये स्तर। इसमें पहला स्तर कौन सा है? संकेत अधिगम, साइन लर्निंग। सिग्नल लर्निंग, साइन लर्निंग नहीं है, सिग्नल। संकेत अधिगम क्या है? पेवलोव की जो थ्योरी है वो इसी पे आधारित है। घंटी बजाई, कुत्ते को पता चल गया भोजन आ रहा है। संकेत क्या था? घंटी। समझ गया ना? अधिगम हो गया उसको। कौन से टाइप का है? निम्न स्तर का। सबसे छोटे स्तर पर जो अधिगम होता है वो संकेत द्वारा होता है। ठीक है, उसके बाद उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, उद्दीपक को देख के, ये इसमें वो थॉर्नडाइक वाली और वो थ्योरी काम आ गई। उसके बाद श्रृंखला अधिगम, चेन लर्निंग। चेन लर्निंग बीएफ स्किनर ने दिया था अभिक्रमित अनुदेशन में, उसका भी कभी बताएंगे आपको, जरूर समय मिलेगा तो। ठीक है, स्किनर वाला आ गया इसमें। उसके बाद वर्बल लर्निंग, शब्दों से सीखना, कोई बात बोली और आप सीखे। ठीक है, उसके बाद बहुविभेदन अधिगम, उसके बाद संप्रत्यय कॉन्सेप्ट्स, संज्ञान का काम चालू हो गया ना यहाँ से। ये बहुविभेदन क्या है? किन्हीं चीजों में विभेद करने से सीखना, किन्हीं चीजों में अंतर करना सीखना। उसके बाद सिद्धांत अधिगम, प्रिंसिपल्स, रूल्स, सिद्धांत, इनसे सीखना। एक स्तर पे आदमी सिद्धांतों से सीखता है। उसके बाद जो अंतिम स्तर है, जो सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए, वो है समस्या समाधान अधिगम। ये चरम है। जिसने समस्या समाधान सीख लिया वो समझ लो अधिगम के सर्वोत्तम स्तर पे है। और सबसे निम्नतम पे कौन सा है? संकेत अधिगम। अब ये चीज आप बना लेना कॉपी में और लिख लेना, ये बहुत जरूरी है। याद कौन कौन सा रखना है? निम्न स्तर संकेत अधिगम, उच्च स्तर समस्या समाधान। चाहो तो सभी को याद कर लेना। ठीक है, ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट, ऑफलाइन वाले लिख लो, या स्क्रीनशॉट आप भी ले लेना, बाद में वीडियो देखना, मुझे फायदा होगा। ठीक है, किसने दी थी अधिगम सोपान की? रॉबर्ट गेने ने। याद रहेगी? कौन सी बुक में दी थी ये भी बताऊं क्या? कंडीशन ऑफ लर्निंग 1965। कौन सी बुक में दी थी? कंडीशन ऑफ लर्निंग। ये इस बुक में दी थी, ये जो अधिगम सोपान की दी। ठीक है, अभी लिख लो इसको, फटाफट लिखो। ऑनलाइन जाके स्क्रीनशॉट ले लोगे क्या? ऑनलाइन नहीं जाना आपको? अच्छा, हमें फायदा नहीं होने दोगे? चलो मत होने दो, आप लिख लो जैसे भी आप लिखना चाहते हो। ठीक है, और एक बहुत अच्छी बात बताऊं आपको इसी के साथ ही। लिख लिया? अरे यार ऑनलाइन जाके स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। इसी के साथ हमारा जो अधिगम है ये होता है पूर्ण। अब तक आपने कितने नंबर का मैटर पढ़ लिया? 15 नंबर का। कम से कम अगर 30 नंबर की साइकोलॉजी आएगी तो 15 नंबर आपके कंफर्म। ठीक है, लेकिन सारा के सारा ढंग से पढ़ना है और याद रखना है। उसके बाद अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अधिगम, अधिगम के जस्ट बाद है, अधिगम के नीचे मैंने सिलेबस में लिखा हुआ है मोटिवेशन, क्योंकि ये अधिगम में जरूरी है भाई। किसी मोटिवेशन के बिना आप अधिगम स्टार्ट नहीं कर सकते ना।
तो इस मोटिवेशन में क्या है, आपने मोटिवेशन खूब सुना है, खूब सुना है ना, तू परें खोल जमाना उड़ान देखता है, सुना है ना जी, वही है ये मोटिवेशन। लेकिन ये मोटिवेशन दो प्रकार का होता है। जो वो उड़ान देखने वाला जो मोटिवेशन है ना, वो जब तक आप वीडियो देखते हो तभी तक रहता है, उसके 2 घंटे 2 दिन तक रहता है, तीसरे दिन आप उसे भूल जाते हो। और एक और मोटिवेशन होता है जो इनर मोटिवेशन होता है, जो कुछ करने की जो आग होती है ना अंदर, उसको बोलते हैं इनर मोटिवेशन। वो किसी को देख के नहीं आ रही, किसी की बातों से नहीं आ रही, वो खुद से आ रही है कि मुझे कुछ करके गुजरना है, कर गुजरना है। तो वो होता है इनर मोटिवेशन, वो होता है बेस्ट, वो होता है अच्छा, वो कभी भी खत्म नहीं होता बिल्कुल भी। ठीक है, मोटिवेशन में आपको लाइन सुनाऊं कोई मोटिवेशनल? सब चाहते हैं, फिर भी नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि वो कैसा है, नेगेटिव। हम कैसे पे विश्वास करते हैं, पॉजिटिव। ठीक है, मेरे हाँ, अब सुनना ही चाहते हो तो सुनो। मेरी तरफ से तुमको सबसे बढ़िया मोटिवेशन ये है कि आप वो करो जो आपका काम है, औरों को वो करने दो जो उनका काम है। समझ में आया? नहीं आया? चलो समझाता हूं, इसमें भी 2 मिनट लेता हूं आपकी। आपका काम क्या है? पढ़ना। अब आपके बारे में कोई कुछ भी बोले, वो ऐसे घूमता है, वो ऐसे करता है, वो ये करता है, वो ये करता है, वो ये नहीं करता, वो नहीं करता, ठीक है, उसका काम क्या है? बोलना। उसको बोलने दो। आप क्या करोगे? अपना काम। आप अपना काम करो, जो बोल रहा है उसको उसका काम करने दो। आप अपने बारे में सोचो, अपना काम करो। उसको उत्तर कैसे मिल जाएगा? आपके रिजल्ट से। ठीक है, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, वो आपका रिजल्ट देखेगा, उसको स्वतः उत्तर मिल जाएगा। आप ठीक है, यही है मेरा मोटिवेशन। उसके बाद जो ये मोटिवेशन शब्द है, अभिप्रेरणा हिंदी में है ना, मोटिवेशन शब्द है, इसकी जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के, लैटिन शब्द है ये मूवर या मोटम, इससे हुई है। इसका अर्थ क्या है? मूव टू, गति करना, गति करना इसका अर्थ है। ठीक है, शब्द याद रख लेना, लेकिन आता नहीं है, बाई चांस आ जाए तो। उसके बाद इसकी कुछ परिभाषाएं हैं मोटिवेशन की। भाई कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिकों ने क्या क्या बताया है ना। इसमें वुडवर्थ साहब ने दिया, सबसे पहले वुडवर्थ साहब ने बताया अभिप्रेरणा निश्चित उद्देश्यों के लिए किया गया निश्चित व्यवहार है। ये क्या कह रहे हैं कि कोई उद्देश्य है, जैसे आपका निश्चित उद्देश्य है नौकरी लगना, ठीक है, उस नौकरी लगने के लिए आप क्या करोगे? पढ़ाई करोगे ना। तो जो पढ़ाई आप कर रहे हो, वो प्रक्रिया जो चल रही है, उस प्रक्रिया को जो चला रहा है वो कौन है? मोटिवेशन। आपके अंदर अगर मोटिवेशन नहीं होगा तो आप कुछ नहीं करोगे, आप थाले ही बैठे रहोगे ऐवे ही। ठीक है, याद रख लोगे वुडवर्थ ने क्या दिया है। और एक बात और बताई है इन्होंने, जो निष्पत्ति है वो योग्यता और अभिप्रेरणा का योग है। कैसे? निष्पत्ति बोले तो निष्पत्ति नहीं आता ना, आप पे नहीं आता ना, परफॉर्मेंस आता है ना, तो ठीक है, यही है निष्पत्ति। निष्पत्ति क्या है? एबिलिटी, योग्यता प्लस अभिप्रेरणा। आपके अंदर कोई योग्यता है किसी काम को करने की और अभिप्रेरणा नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा। अगर आपको परफॉर्मेंस अच्छा करना है तो योग्यता के साथ साथ आंतरिक अभिप्रेरणा को जगाना होगा, जो अंदर से अभिप्रेरणा, मोटिवेशन आता है कुछ करने के लिए। वो कैसे आता है? वो ऐसे आता है कि जो नौकरी लगनी है वो क्यों लगनी है, जो भी कुछ करना है, आपको सक्सेस होना है तो क्यों होना है। अगर आपके अंदर क्यों का प्रश्न उठा, उसका उत्तर आपके पास है, तो आप मोटिवेट अपने आप हो जाओगे। ठीक है, और ये बता दी क्रैच एंड क्रैचफील्ड साहब ने यही बात बताई है। अभिप्रेरणा का प्रश्न किसका प्रश्न है? क्यों का। ये करना है तो मुझे क्यों करना है। ठीक है, उसके बाद स्किनर साहब ने बताई है अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है।
मोटिवेशन इज सुपर हाईवे ऑफ लर्निंग। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है। किसने कहा है? स्किनर ने। उसके बाद विलियम मैकडूगल साहब का नाम आपने सुना है, संप्रदाय पढ़ाए थे, लास्ट में 2 संप्रदाय बताए थे, उनमें बताया था मैंने एक प्रेरक संप्रदाय। हाँ, तो जो प्रेरक संप्रदाय है उसके जनक कौन है? विलियम मैकडूगल। इन्होंने बताया वे शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दशाएं जो प्राणी को प्रेरित करती हैं। प्रेरक संप्रदाय वाले तो प्रेरित करवाएंगे। तो इन्होंने क्या बताया? वो स्थितियां मानसिक हों या शारीरिक हों, वे स्थितियां जो प्राणी को प्रेरित करती हैं, किसी काम को करने के लिए प्रेरित करती हैं, वो क्या है? मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। उसके बाद सीबी गुड साहब ने बताया अभिप्रेरणा क्रिया को आरंभ करने, जारी रखना तथा नियंत्रित रखने की प्रक्रिया है। ये क्या बताते हैं? सीबी गुड साहब बता रहे हैं आपको नौकरी लगना है तो उसके लिए आपको क्या स्टार्ट करना पड़ेगा? पढ़ाई, क्रिया को आरंभ करने। उसके बाद पढ़ाई को सस्टेन करना पड़ेगा, जारी रखना पड़ेगा। उसके बाद रेगुलेट करना पड़ेगा, नियंत्रित करना पड़ेगा, कैसे कैसे करनी है, कैसे कैसे नहीं करनी है। ये तीनों चीज बताई है किन्होंने? स्टार्ट, सस्टेन और रेगुलेट। किसने बताई है? सीबी गुड साहब ने। उसके बाद अभिप्रेरणा की कुछ विशेषताएं। अभिप्रेरणा की शुरुआत किसी आवश्यकता से होती है। अभिप्रेरणा की जो शुरुआत है वो कैसे होती है? किसी आवश्यकता से। अगर आपको आवश्यकता है किसी चीज की, नौकरी की, तो ही आप मोटिवेट होगे, नहीं तो नहीं होगे। क्यों का प्रश्न है ना भाई, क्यों चाहिए, चाहिए या नहीं चाहिए और क्यों चाहिए, तो आवश्यकता हो गई ना इसमें। ठीक है, आवश्यकता, अभिप्रेरणा की शुरुआत कैसे होती है? आवश्यकता से। अभिप्रेरणा प्रक्रिया व परिणाम दोनों हैं। अभिप्रेरणा प्रक्रिया व परिणाम दोनों हैं, ये बता दिया मैंने। आवश्यकता से होती है इसकी शुरुआत। अभिप्रेरणा प्रक्रिया व परिणाम दोनों है। कैसे कैसे हैं दोनों? अभिप्रेरणा प्रोसेस है और रिजल्ट भी है। अगर किसी चीज को आप पाना चाहते हो तो उसमें जो प्रोसेस है, जो उसको पाने की जो राह में आप चल, मेरा तो जो भी कदम है तेरी राह में है, अगर उस राह में आप चल रहे हो तो वो किसकी बदौलत चल रहे हो? मोटिवेशन की। और परिणाम मिला वो किसकी बदौलत मिला? मोटिवेशन। तो इसमें परिणाम और प्रोसेस दोनों क्या हो गए? मोटिवेशन दोनों है ना। ठीक है। अभिप्रेरणा व्यक्ति की आंतरिक शक्ति है। मैंने अभी बताया था इनर मोटिवेशन है ना, जो अंदर, ये कहते हैं ना कि अगर आदमी चाहे तो उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। एक बिहार के आदमी है, बुजुर्ग आदमी है, उन्होंने उनकी कोई वाइफ वगैरह, एग्जैक्ट स्टोरी मेरे को याद नहीं है, बाद में ये मत बोलना गलत बता दिया, ठीक है, लगभग याद है, वैसे मैं बता रहा हूँ। तो बिहार में एक आदमी हुए हैं, उन्होंने क्या किया, उनकी बीवी किसी पहाड़ से गिर गई, पहाड़ से, वहां से उनके गांव को रास्ता जाता था ऐसे मान लो, तो वो पहाड़ से गिर गई। तो उन्होंने क्या किया, पहाड़ को 30-40 साल 50 साल 60 साल लगे उसको, लेकिन उन्होंने क्या किया, उस पहाड़ को खोद दिया एक हथौड़ी से। तो उनके अंदर कितना मोटिवेशन था, ठीक है, ये आंतरिक शक्ति, समझ रहे हो कितनी होती है आंतरिक शक्ति। उसके बाद अभिप्रेरणा हमारे व्यवहार को निर्देशित करती है। मोटिवेटेड रहोगे तो मोटिवेशन है वो हमारे व्यवहार को निर्देशित करता है ना। कैसे करता है कि आप इंस्टाग्राम चला रहे हो, इंस्टाग्राम का कुछ ज्यादा ही हो रहा है ना आजकल, हाँ, तो आप इंस्टाग्राम चला रहे हो या पबजी खेल रहे हो, आपका जो मोटिवेशन है पढ़ाई के प्रति, नौकरी के प्रति, वो आपको उससे रोकेगा ना कि ये मत करो वो करो पढ़ाई। तो जो रोक रहा है वो क्या कर रहा है, निर्देशित कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अभिप्रेरणा मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, मैंने अभी बताया था। आंतरिक अभिप्रेरणा इंट्रिंसिक मोटिवेशन और बाह्य अभिप्रेरणा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, इंटरनल मोटिवेशन और एक्सटर्नल मोटिवेशन, ठीक है। ये कैसे कैसे, जो बाहरी स्रोतों से हम अभिप्रेरणा मोटिवेशन लेते हैं वो कैसी हो गई, बाहरी अभिप्रेरणा। और जो खुद के अंदर से निकल आंतरिक शक्तियां जागृत होती हैं वो कैसी होती है, इनर मोटिवेशन, ठीक है।
उसके बाद आंतरिक अभिप्रेरणा को सकारात्मक अभिप्रेरणा व बाह्य अभिप्रेरणा को नकारात्मक। मैंने शुरू में क्या बताया था, मैं बाह्य अभिप्रेरणा को नहीं मानता, इसलिए मैंने आपको कोई शायरी नहीं सुनाई ना। हाँ, और जो आंतरिक अभिप्रेरणा है वो कैसी होती है, पॉजिटिव। ठीक है, कोई दिक्कत, दर्द, समस्या, तकलीफ, परेशानी? उसके बाद अभिप्रेरक। अभिप्रेरक क्या होते हैं? अभिप्रेरक जिन कारणों से अभिप्रेरणा उत्पन्न होती है उन्हें अभिप्रेरक कहते हैं। इनके भी दो प्रकार होते हैं। अभिप्रेरक क्या होते हैं? अरे मैंने साइंस में बताए थे ना, उत्प्रेरक सेम वही है। ये कैसे होते हैं? ये अभिप्रेरणा है जो स्टार्ट होगी ना किसी रीजन से होगी, भाई किसी रीजन से होगी, आवश्यकता से होगी। जो आवश्यकता है वो किस प्रकार की है, वो क्या है, अभिप्रेरक। उसी के आधार पर अभिप्रेरक कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के। सबसे पहला प्राथमिक अभिप्रेरक या जैविक अभिप्रेरक। भूख, प्यास, नींद, काम, उत्सर्जन। भूख, प्यास, नींद, काम, उत्सर्जन। जो आपने बाहरी वातावरण से नहीं लिए, जो शारीरिक हैं, जो शरीर में ऑलरेडी होते हैं, जो जन्म के साथ ही आते हैं, उनको क्या बोलते हैं? प्राथमिक अभिप्रेरक या जैविक या शारीरिक, कोई भी नाम आ सकता है, अभिप्रेरक। भूख, भूख आपने किसी से सीखी कि भूख लगनी चाहिए? प्यास सीखी आपने किसी से? आपने सीखी? अपने आप लगती है। उत्सर्जन सीखा किसी से? ऑटोमेटिक होता है। उसी प्रकार काम भी ऑटोमेटेड है। जो काम है इसमें थोड़ा सा एक कॉन्फ्लिक्ट होता है, इसलिए इसका नीचे लिखा है काम जैव सामाजिक में काउंट होता है। काम है जो, काम समझ रहे हो ना आप? लस्ट जी, लस्ट समझ रहे हो ना? हाँ, काम है जो, ये क्या है, ये दोनों से मिलके होता है। कैसे? जो काम है ये नीड कहाँ की है? शारीरिक जैविक नीड है ना ये काम। सेक्सुअल नीड्स की बात कर रहा हूं मैं, ऐसे दांत फाड़ने की कोई बात नहीं है इसमें। हाँ, सेक्सुअल नीड काम, ठीक है, हिंदी वाला काम है, सॉरी हिंदी वाला ही, संस्कृत वाला काम है ना। सेक्सुअल नीड है ना, तो जो सेक्सुअल नीड है ये इन्होंने बताया ये दो तरीके से काम करती है। प्राथमिक तो है, उसी के साथ साथ ये द्वितीयक से पूर्ण होती है। कैसे? काम का भाव आपके उठा, आपको काम चाहिए, तो आप अकेले कर सकते हो क्या? नहीं, उसके लिए किसी और की आवश्यकता पड़ती है ना, पड़ती है ना जी। तो ये कैसा हो गया? जैव सामाजिक। खुद का है लेकिन पूर्ण कैसे होगा? सामाजिक संबंधों से। ठीक है, इसको आप याद रखना। उसके बाद ये चारों पांचों याद रखना। इसमें सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, प्राथमिक उत्प्रेरक है या नहीं है? चारों पांचों याद रखना जरूर। उसके बाद द्वितीय को अभिप्रेरक या मनोसामाजिक या अर्जित, जो हम किसी से सीख रहे हैं, देख देख के हम सीखने लग गए। जैसे मुझे गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, इस चीज का मोटिवेशन आया, ये देख के आया, अर्जित है ना, जन्म से नहीं था ना। बिल्कुल उसी प्रकार उपलब्धि, शक्ति, जिज्ञासा, जिम वगैरह करना, ये देख देख के, बाहरी मोटिवेशन से देख देख के करते हैं ना। किसी चीज को जानने की इच्छा होती है, जो ये भी ऐसे ही है। उसके बाद कोई खोज करना या आत्म सिद्धि भी बाहरी है। आत्म सिद्धि की जो चाह है वो बाहरी है, जन्म से नहीं आई। जब हमने सब समाज को देखा, सीखा, तो हमने जाना, उसके बाद हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जाएंगे। मैस्लो है, जो मैस्लो की जो वो थी आवश्यकता की जो थ्योरी थी, वो इसी में है, मोटिवेशन में। मानवता वाले जो संप्रदाय में मैंने बताई थी, याद रखना उसको, दोबारा नहीं बताऊंगा उसको। हाँ ठीक है, ये समझ में आ गई? कोई दिक्कत मोटिवेशन में यहाँ तक? तो ये था मोटिवेशन। अब इसमें थोड़ा बहुत और है, आप लिखना चाहते हो या नहीं ये बता दो आप मुझे। लिखना चाहते हो? चलो बढ़िया। इसमें एक मोटिवेशन साइकिल है, उसको समझना चाहते हो तो समझ लो, और उसके बाद फिर कुछ इसमें ऐसा खास बचता नहीं है। थ्योरीज वगैरह हैं वो अभी हमारे पेपर में आज तक तो आई नहीं है। लिखोगे क्या? चलो इसको लिख लो, अभिप्रेरणा, प्रेरणा चक्र।
ये क्या है? मोटिवेशनल साइकिल, मोटिवेशन साइकिल, NDI। नीड, ड्राइव, इनिशिएटिव। ठीक है, ये कैसे कैसे है? आवश्यकता, चालक और प्रोत्साहन। आवश्यकता, चालक और प्रोत्साहन। कैसे कैसे? हिंदी में लिखूं क्या? लिख लोगे? आवश्यकता, चालक और प्रोत्साहन। ठीक है, अब ये कैसे कैसे ये समझ लो, समझना जरूरी है, लिखना कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। नीड हुई आपको, आपको पानी की कमी हुई, पानी की कमी, ये क्या है? नीड। उसके बाद ड्राइव क्या है? पानी की कमी को पूरा क्या करता है? पानी। ये क्या है? ड्राइव। ये है ना? नहीं नहीं यार, ये नहीं है, थोड़ा गलत बता दिया, एक सेकंड। गलत नहीं बताना चाहिए, है ना? प्रेरणा, पानी की कमी ये है आपकी आवश्यकता, और इसका ड्राइव क्या है? प्यास। ये याद रखना है ना, ये गलती हो जाती है यहाँ। और इनिशिएटिव, इसके लिए जो प्रोत्साहन है वो क्या है? पानी। अब ये जरूर याद रखना और स्क्रीनशॉट लेके रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कभी कभी आ जाता है कि नीड क्या है? पानी की कमी, प्यास या पानी। तो नीड क्या है? पानी की कमी। इसी प्रकार भोजन की कमी, शरीर में भोजन की कमी महसूस हुई, वो है नीड। उसके बाद भूख क्या है? हमारा ड्राइव, चालक। उसके बाद प्रोत्साहन क्या है? भोजन। ये चीज याद रखना। ये क्या है? मोटिवेशन साइकिल। मोटिवेशन साइकिल क्या है? M बराबर NDI। ये नहीं लिख रहा क्या यहाँ पे? ठीक है, M क्या है? NDI। मोटिवेशन इज क्या है? नीड, ड्राइव और इनिशिएटिव। ठीक है, कोई दिक्कत? उसके बाद डेसी साहब ने इसमें C और जोड़ा, संज्ञान वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी आप उसको समझ लो। C डेसी ने जोड़ा, ये डेसी साहब ने जोड़ा, C लास्ट में जोड़ा। आपको मुख्य रूप से याद रखना, अगर C वाला आए तो ये है संज्ञान, इसका मतलब कॉग्निशन, संज्ञान। अब इसको थोड़ा सा चल समझ लेते हैं। एक स्टोरी है इसमें, वो स्टोरी को समझ लेते हैं। स्टोरी क्या है? एक राजा होता है, ठीक है, वो जाता है जंगल में शिकार करने, उसके साथ उसका होता है मंत्री। ठीक है, दोनों के दोनों निकल गए, दोनों के दोनों शिकार के लिए निकल गए। तो क्या होता है? राजा को लगती है, राजा के अंदर दौड़ते चलते चलते क्या होती है? पानी की कमी। पानी की कमी हुई राजा के अंदर। उसके बाद राजा को प्यास लग रही है, इसका मतलब यही तो है। तो ड्राइव क्या हुआ? राजा को लगी प्यास। ये कैसे जोड़ा उसकी स्टोरी बता रहा हूं मैं। उसके बाद पानी उसको प्रोत्साहन है। अब वो किसी पेड़ के नीचे बैठा है, उसको प्यास लग रही है, ड्राइव चल रहा है वहां तक, पेड़ के नीचे बैठा है। तभी क्या होता है? ऊपर से कुछ बूंदे उसका जो वो होता है, उसने वो उतार लिया, अपना जो मुकुट होता है, उसने ऐसे मुकुट उतार के रखा हुआ था। तो ऊपर से कुछ बूंदे उस पानी की कुछ बूंदे उस मुकुट में गिरती हैं। तो राजा क्या करता है? उन बूंदों को बहुत ज्यादा प्यास है तो पानी की बूंदें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। पानी की महत्वता जब समझ आती है जब प्यास लगती है। ठीक है, तो राजा को उस पानी को पीने लगता है, तो उसका जो मंत्री है उसको फेंक देता है उस राजा से। अब राजा क्या करता है? उस मंत्री का वध कर देता है, इसी बात पे गुस्सा होके कि इतना पानी मिला था वो भी नहीं पीने दिया इसने। ठीक है, राजा ने कर दिया मंत्री का वध। अब क्या होता है? राजा ने जब मंत्री का वध कर दिया तो राजा ऊपर देखता है, तो ऊपर कोई सर्प होता है बहुत जहरीला, वो अपना विष टपका रहा था उस मुकुट में, विष टपका रहा था। अगर वो पीता तो मरता ना। तो इसको इनिशिएटिव को लेने के बाद कॉग्निशन से काम लेना चाहिए। इनिशिएटिव मिला, सीधा नहीं करना चाहिए। तो राजा ने कॉग्निशन से अगर काम करता तो उसे नहीं मारता ना। इसी आधार पर डेसी ने इसमें कॉग्निशन को और जोड़ दिया था। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई समस्या? कोई समस्या हो तो बताओ भाई। नहीं है कोई समस्या कैसी भी?
बंद पूरा करें या और थोड़ा बहुत आगे चले थोड़ा सा। मोटिवेशन में एक बात और है, उसको आती नहीं है यार, वही बात है, उपलब्धि अभिप्रेरणा और है थोड़ी सी, डेविल मैकक्लेलैंड ने दी थी उपलब्धि अभिप्रेरणा। ये क्या है? सफलता के सर्वोच्च शिखर को छूने की इच्छा। के बाद यहां लिख ही लो, है ना, उपलब्धि अभिप्रेरणा। क्या है? सफलता के सर्वोच्च शिखर को अभिप्रेरणा। कोई भी आदमी सफलता का सर्वोच्च शिखर छूना चाहता है, सक्सेस का, उसी को बोलते हैं उपलब्धि की अभिप्रेरणा। ठीक है, और इसमें कुछ ऐसा है नहीं। तो मोटिवेशन और अधिगम तक, अधिगम समाप्त हो गया, उसके बाद मोटिवेशन हो गया। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या, डाउट? कोई डाउट नहीं, कोई समस्या नहीं, सब समझ में आ रहा है? अच्छा, इतना अच्छा है, चलो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। तो थैंक यू, नमस्कार।